अर्जेंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात कर रहे हैं राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र के दौरान जो सबसे महत्वपूर्ण चर्चा जिस पे सबकी फोकस होती है वह है गृह विभाग की, क्योंकि पुलिस की कमियां भी निकाली जाती हैं, कुछ लोग सहानुभूति भी जताते हैं। तो क्या कुछ खास रहा, मैं आपको मजमून दिखाता हूं। उसके बाद हमारे कुछ पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। उनसे हम चर्चा करेंगे कि जो सदन में मुद्दे चल रहे हैं उनको तो हम छूने की कोशिश करेंगे ही, साथ ही वो अनछुए पहलू जो वास्तव में पुलिस के लिए होने चाहिए या पुलिस के सुधार के लिए क्या जरूरी है, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। आप देखें मजमून, फिर लौटते हैं। राजस्थान विधानसभा में पुलिस कारागार विभाग की अनुदान मांगों पर हुई चर्चा। विधायक हरीश चंद्र मीणा ने अपनी सरकार को घेरा। अशोक लाहोटी ने राहुल गांधी पर कसा तंज। हेमराज चौधरी ने उठाए व्यवस्था पर सवाल। विधानसभा में आज का दिन काफी गहमा गहमी भरा रहा। आज की कार्रवाई शुरू होते ही पहला सवाल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ा पूछा गया। वासुदेव देवनानी के इस सवाल पर कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश में 2016 से फसल बीमा योजना लागू है। कृषि मंत्री ने पूर्ववर्ती भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछली सरकार का 1135 करोड़ रुपए बकाया था जो हमारी सरकार ने चुकाया, लेकिन अब भी 399 करोड़ रुपए देनदारी बाकी है। इसी बीच जैसे ही फसल बीमा से जुड़ा सवाल पूछा गया तो विधानसभा में हंगामा हो गया। नाराज विपक्षी विधायकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के चलते कार्रवाई करीब 1 घंटे के लिए स्थगित करनी पड़ी। विधानसभा की कार्रवाई जब फिर से शुरू हुई तो भाजपा विधायक अशोक लाहोटी ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि किसी भी अपराध के बारे में सोशल मीडिया पहले बताता है और पुलिस उसके बाद घटना का पता चलता है। लाहोटी बोले, खुली जेलों में मानव यातनाएं दी जा रही है। अजमेर में नशे में बढ़ते मामलों का जिक्र करते हुए लाहोटी ने कहा कि बच्चों की स्कूलों में आसपास सबसे ज्यादा मादक पदार्थ बिक रहे हैं। इस बीच खुद सरकार के विधायक भी सरकार को घेरते हुए नजर आए। कांग्रेस विधायक हरीश मीणा ने कहा कि अल्पसंख्यक वर्ग में असुरक्षा की भावना पनप रही है। पुलिस उन पर अनावश्यक रूप से कार्रवाई करती है। आए दिन इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। ऐसे में हमारे में और कश्मीर में क्या फर्क रह गया है। मीणा ने कहा कि कांग्रेस को गरीबों ने वोट देकर सत्ता में पहुंचाया है। पुलिस का यही रवैया रहा तो गरीब व्यक्ति हमें माफ नहीं करेगा। पूर्व डीजीपी मीणा ने कहा कि जब थानागाजी की घटना हुई तो पूरे देश और दुनिया को पता था, लेकिन वहां के एसएचओ और एसपी को नहीं पता था। ये गंभीर बात है। अगर अल्पसंख्यकों पर अत्याचार कश्मीर में गुनाह है तो राजस्थान में भी गुनाह है। इसके बाद हेमराज चौधरी ने कहा कि पुलिस की कमियां खामियों को सुधारने की जरूरत है। हरीश मीणा की बात का हवाला देते हुए हेमराज ने कहा कि उनका पुलिस में लंबा अनुभव रहा है और उन्होंने जो चिंता जताई है उस पर सदन को चिंता करने की जरूरत है। वहीं विधायक वासुदेव देवनानी ने कहा कि पहले खाकी का खौफ था, अब राजनीतिक संरक्षण के कारण ऐसी स्थितियां बनी है। राजस्थान में 12 से ज्यादा ठग सोसाइटी है। अजमेर मादक पदार्थों का हब बना हुआ है। दरगाह क्षेत्र में प्रतिबंधित मादक पदार्थों का काम हो रहा है और इस काम में बच्चे लगे हुए हैं। देवनानी ने कहा कि अजमेर जिले में शहर और ग्रामीण के लिए अलग अलग एसपी की व्यवस्था की जाए। विपक्ष ने जो कहा उसे उनका राजनीतिक धर्म बताया जा सकता है, लेकिन अपनी ही सरकार के विधायक अगर सवाल खड़े करे तो ऐसे में सरकार का मंथन बहुत जरूरी हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो चले, पहले से अपेक्षित था कि सत्ता पक्ष के सदस्य हो चाहे प्रतिपक्ष के सदस्य हो, पुलिस हर किसी के निशाने पे रहेगी और ऐसा कोई नहीं है जो माननीय 200 सदस्य बैठे हुए हैं विधानसभा में जिनका कभी ना कभी पुलिस से वास्ता जरूर पड़ा होगा। वह चाहे स्पीकर हो सकते हैं या मुख्यमंत्री हो सकते हैं या फिर नेता प्रतिपक्ष हो सकते हैं या तमाम विधायक और मिनिस्टर हो सकते हैं। सबका पुलिस से जरूर काम पड़ता है, कभी कार्यकर्ताओं के माध्यम से, कभी डायरेक्ट, कभी इनडायरेक्ट, ये जरूर पड़ता है। और पुलिस का कैसा रवैया रहता है उसके बारे में भी जानते हैं। कई बार यह बात उठती है कि पुलिस का रवैया सुधारा जाना चाहिए, पुलिस से ठीक से बात नहीं करते हैं, एफआईआर के लिए भी आपको अप्रोच की आवश्यकता है, लेकिन कुछ सिस्टम सुधरा भी है। चर्चाएं दोनों तरफ से की जा रही हैं। लोगों का यह भी कहना रहा, जो विधायक है उनका, कि संसाधन भी मिलने चाहिए। अगर संसाधन नहीं होंगे तो पुलिस कुछ नहीं कर सकती। आज जिन अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस को भेजा जाता है उनके पास में खटारा गाड़ी होती है, वो फॉर्च्यूनर जैसी लग्जरी गाड़ियों से घूम रहे होते हैं। तो आप कितने अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह की पोजीशन रही है।
सिपाही के पास में जब नाकाबंदी पे नाके पे होते हैं तो डंडा होता है या 303 होती है, सामने वाले के पास में AK-47 होती है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर के भी चर्चा की गई। मैं योगेंद्र जोशी साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और हमारे साथ 2 विधायक खुशवीर सिंह जी जोजा और भाजपा से अर्जुन जेंदगर साहब जुड़ रहे हैं, श्याम सुंदर शर्मा साहब वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं। मैं जोशी साहब आपके पास आना चाहूंगा। यह एक परंपरा है, बजट सत्र कभी भी किसी स्टेट में होता है तो डिपार्टमेंट्स के अनुदान मांगे चलती हैं, जिन्हें हम डिमांड कहते हैं, उन्हें पारित कराया जाता है। सभी विभागों में चर्चा होती है, लेकिन पुलिस से काफी लगाव होता है लोगों को और लोग जानना भी चाहते हैं कि हाँ, सदन में हमारे सितारे कह क्या रहे हैं। तो पुलिस की जो बातें हैं वो मजमून के जरिए हमने बताई और मूल जो बात है वो पुलिस के लिए दोनों ही बातें एक आईने की तरह आ रही हैं कि पुलिस के पास में संसाधनों का अभाव है, लेकिन पुलिस के बिहेव में भी बदलाव आना चाहिए। लंबा एक एक्सपीरियंस है आपका, आप एक थाने से लेकर के एडिशनल एसपी के ऑफिस दफ्तर तक आपने पूरा वो देखा है, जहां सीधा सीधा काम आम जनता का होता है थाने से। क्यों हर व्यक्ति सीधा एसपी ऑफिस नहीं जाता है, 90% लोग सीधे थाने से ताल्लुक रखते हैं कि कोई काम है सीधा थाने में जाना होता है। अगर एसपी के पास भी आप जा रहे हैं तो आना तो थाने में ही पड़ेगा आपको, अगर काम है तो वास्तव में क्या बदलाव देख रहे हैं और किस तरह की गुंजाइश अभी भी पुलिस में कि हाँ ये होना चाहिए? देखो योगेंद्र जी, मैंने अभी तक सिर्फ थोड़े बहुत ये संसाधन बढ़ने हैं, थानों में नफरी बढ़नी है, थानों में क्वार्टर तैयार होने हैं और जो चौकियां थी वो थाने में परिवर्तित हो गई हैं और जो FIR दर्ज होती थी पहले, वो जिनके अंदर टाल मटोल होती थी, उनमें कुछ में FIR दर्ज होने लगी है। इस तरह के परिवर्तन मैंने देखे हैं इन 35 सालों में, लेकिन उसके अलावा जो बेसिक जो पुलिस की कार्यविधि है उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, वो वैसी की वैसी है। क्योंकि एक तो एक्ट में परिवर्तन नहीं हुए और एक्ट बन गए हैं, 2007 का एक्ट लागू नहीं हो रहा, वो एक्ट बन गया तो उसके अनुसार है जो पोस्टिंग्स नहीं होती हैं, सारी पोस्टिंग्स सिफारिश और अपने अनुसार जो राजनीतिक दल हैं वो उनके अनुसार करते हैं। एक बड़ी अजीब सी बात यह है कि 5 साल पहले जो पुलिस एक पार्टी के शासन में थी वो पुलिस उनकी अच्छी थी, वही पुलिस जब दूसरी पार्टी का शासन आ जाता है तो पहले वाली पार्टी उसी पुलिस को बुरा कहती है। मेरे ये समझ में नहीं आता कि ये राजनीतिक पार्टियों के दिमागों को क्या हो गया है। क्या वही लोग जो पहले उनके शासन में पुलिस में थे, फिर वो वही लोग जो दूसरे के शासन में पुलिस में है, उनमें बदलाव कैसे हो सकता है? वो उनको ईर्ष्या और नाराजगी की दृष्टि से देखते हैं, ये कोई तरीका थोड़ी होता है। अब आप बताइए कि हमारी विधानसभा की स्थिति यह है कि पुलिस की आलोचना करेंगे, उनकी तारीफ करने वाला कोई नहीं है। तारीफ करेगा तो वो करेगा जो अभी सत्ता पक्ष में है, बाकी कोई उनकी तारीफ नहीं करेंगे, कमियां निकालने में लगे रहेंगे। और आप बताइए, सबसे पहले सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो गृह मंत्री हैं जो राज्य के, वो गृह मंत्री फुल फ्लेज ही नहीं है। हर विभाग का जवाब शांति धारीवाल जी देते, सर्वगुण संपन्न है इसलिए वो सारे जवाब वही देते। आप बताइए, जब गृह मंत्रालय उनके पास नहीं है लेकिन वो अनुदान मांगों पे वो जवाब देंगे, और दूसरे विभाग नहीं है तो भी वो उनका जवाब वो देंगे। मेरे ये समझ में नहीं आता कि ये क्या तरीका है, इसको ये इतना हल्के में क्यों लेते हैं, मेरे समझ में नहीं आता। जबकि इनको क्या करना चाहिए कि दोनों पक्षों को, चाहे वो राजनीतिक पक्ष शासन में हो चाहे वो शासन में ना हो, दोनों को मिलकर के इस प्रकार के सुधार में सहयोग देना चाहिए। पोस्टिंग्स कैसे होनी चाहिए, किस प्रकार के लोग थानों में लगने चाहिए, उनका रिकॉर्ड कैसा होना चाहिए, किस तरह के कार्यशाला उनके अंदर पैदा होनी चाहिए कि आम नागरिक की वो FIR दर्ज कर सके। मेरे ये समझ में नहीं आता है कि इन सब बातों में कोई विचार नहीं करते हैं। अब आप बताइए, जिस व्यक्ति ने 5 साल तक DG के पद पर इस राजस्थान की बागडोर संभाली है, वो अब कांग्रेस की तरफ से MLA हैं और उनकी हालत देखिए कि वो हर चीज में तो धरने पे बैठ जाते हैं, हर चीज के अंदर वो आलोचना करते हैं। तो मेरे ये समझ में नहीं आता है कि आप जिस पार्टी की तरफ से आप विधायक चुने गए हैं, वो पार्टी आपकी बात क्यों नहीं सुन रही है? अगर आपकी बात सही है तो उस पार्टी को आपकी बात सुननी चाहिए।
लेकिन पता नहीं क्या हालत है कि वो कभी टोंक में धरने पे बैठते हैं, कभी कहां धरने पे बैठते हैं। ऐसा लगता ही नहीं है कि वो कोई 5 साल तक इस राजस्थान राज्य के डीजी रहे हैं। मेरे समझ में नहीं आता है कि वो सुधार के लिए कोई तरीके अडॉप्ट करें, तरीके बताएं इनको। मैं तो ये समझता हूं कि शांति धारीवाल जी की बजाय तो इनको कांग्रेस सरकार की तरफ से जवाब पेश करने चाहिए, क्योंकि ये 5 साल तक डीजी रहे हैं, इनको पूरी जानकारी है। लेकिन हास्यास्पद स्थिति यह है कि ये विरोध में बोलते हैं और धारीवाल साहब उसका जवाब देते हैं। मैं ये बड़ा सोच में पड़ता हूं कि एक पिलानिया साहब यहां डीजी हुआ करते थे, उनके समय में एपी, सीपी और आईबी वो अलग अलग होती थी, तो उन्होंने एक कर दी। और उस समय में ये माना गया कि नहीं भाई, जो एपी में है वो भी थाने में लगाया जा सकता है, जो आईबी में है वो भी थाने में लगाया जा सकता है, जो सीपी का है वो भी एपी में लगाया जा सकता है, आईबी में। क्या स्थिति पैदा कर दी। हमारे साथ जिन लोगों ने 83 के अंदर ट्रेनिंग की थी पुलिस में आईबी की तरफ से, वो एएसआई थानेदार भर्ती हुए थे, उनको बताओ इन्होंने थानों में लगा दिए। अब उन्होंने वो ट्रेनिंग ही नहीं ली, उन्होंने आईबी की ट्रेनिंग ली थी, उन्होंने ट्रेनिंग ही नहीं ली, लेकिन वो थानों में लगा दिए। जिसकी सिफारिश होती है उसको एपी का है वो सीपी में लगा देते हैं, और जिससे सीपी वाले से नाराज हो तो एपी में टिका देते हैं। बताओ, मैंने तो ऐसा देखा है, जो थाना चलाता है, जो इंचार्ज लगा हुआ है, उसको लाइन का इंचार्ज बना देते हैं। अब बताइए, उसने ट्रेनिंग ली है सिविल पुलिस की और वो लाइन का इंचार्ज बन जाता है। एडिशनल एसपी, जो एडिशनल एसपी सीपी का है वो एडिशनल एसपी हो गया। अब उस एडिशनल एसपी को लाइन का एडिशनल एसपी जा टिकाया। लाइन का एडिशनल एसपी तो लाइन का ही एपी से चला हुआ होना चाहिए, आईबी के लिए होने चाहिए, सीपी के कंटिन्यू वही डीवाईएसपी, वही एडिशनल एसपी होने चाहिए। मैं एक बात और जानना चाहता हूं मैं आपसे। जी हाँ, जो पैरामीटर बाकायदा पुलिस के लिए यूएनओ ने भी बनाया हुआ है, 450 की उस पे नफरी के हिसाब से एक कांस्टेबल होना चाहिए, तो उस रूल्स को कहीं फॉलो किया जा रहा है किसी भी स्टेट में? अगर राजस्थान की बात कर लें, चल रही है अपन। नहीं, वो तो इंडिया भर में कहीं नहीं फॉलो किया जा रहा, चाहे वो बंबई हो चाहे दिल्ली हो। लेकिन हां, जैसे बंबई और दिल्ली में थोड़ा सुधार है, और उसमें भी बंबई नंबर 1 है। बंबई के अंदर बीट प्रणाली जो लागू की गई है वो वहां के मकानों की और व्यक्तियों के मापदंड के अनुसार की गई है कि उनकी जो संख्या है वो कितनी है, उसके ऊपर उसका बीट बनाया हुआ है। फिर भी उसमें देखिए, एक बीट में 4 कांस्टेबल रखे गए हैं, ताकि अगर कोई छुट्टी पे भी होता है तो दूसरे वो जान लेता है। हमारे यहां एक बीट में 1 कांस्टेबल है, अब वो छुट्टी चला जाता है तो दूसरा उसका जवाब ही नहीं दे पाता। और स्थिति यह है कि इस स्थिति में लाने के लिए कि हमारे बीट कांस्टेबल बने, जाब्ता बढ़े, ये बढ़े, उसके लिए तो इनको लगातार इसके अंदर कांस्टेबलों की भर्ती करनी पड़ेगी, थानेदारों की भर्ती करनी पड़ेगी, इंस्पेक्टर्स प्रमोशन नीचे से ऊपर लाने पड़ेंगे, आरपीएस की नियुक्तियां करनी पड़ेंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि व्हाइट कॉलर क्राइम बढ़ गया है, जो साइबर क्राइम की संज्ञा में आता है, उसके संबंध में हम नीलबटा डिल हैं। हमारे थाने में कोई व्यक्ति अगर 40, 50, 60, 1 लाख तक की रिपोर्ट दर्ज कराता है कि साहब ये मेरे पैसे निकल गए, पेटीएम के माध्यम से निकल गए, किसी और के माध्यम से कोई ऐसे, तो ये मान के चलो कि एफआईआर दर्ज नहीं होगी तो उसमें टाइम लगेगा, और दर्ज होने के बाद में भी 15 दिन और महीने के बाद उसमें एफआईआर लगा दी जाती है। तुक्के में तीर चल रहा है। हाँ, वाहनों के अंदर भी इसी तरह का है कि वाहन भी नहीं हो पाते। आपको पता है कि अभी विधानसभा में एक एमएलए साहब का मोबाइल चोरी चला गया, उनके हाथ में से खींच के ले गया, तो मोबाइल पुलिस ने बरामद कर लिए, उसके साथ साथ 200 मोबाइल और बरामद किए हैं। तो ये कैसे हुआ है? एमएलए ने जब सरकार को विधानसभा में कटघरे में खड़ा कर दिया, तो जब पुलिस ने सोचा कि अगर हम ही कटघरे में खड़े हो गए विधानसभा में, तो उन्होंने फिर कैसे न कैसे उस मोबाइल को ट्रेस आउट किया। क्या मोबाइल ट्रेस आउट करना बहुत मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन संसाधन नहीं है। प्रत्येक थाने में कंप्यूटर सिस्टम डायरेक्ट मोबाइल कंपनियों से जोड़ना
और उनको हैंडल करना प्रत्येक थाने में होना चाहिए। क्यों भाई एसपी ऑफिस में क्यों है, कमिश्नरेट में क्यों है, थाने में क्यों नहीं है? थाने में जैसे ही गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होती है उस मोबाइल को ट्रेस लगाने के लिए उसको लगा दिया जाए, सारी कंपनियों में उसके IMEI नंबर भेज दिए जाए और 24 घंटे 48 घंटे में कहीं न कहीं वो मोबाइल, जब वो आदमी देखो चोर उसको कोई रखने के लिए तो करता नहीं है, और रखेगा तो भी उसमें कोई सिम लगाएगा, बेचेगा तो भी कोई सिम लगाएगा। तो मैं मानता हूं कि वो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई मोबाइल नहीं मिले, लेकिन आप देखोगे 90% मोबाइल अभी भी पब्लिक को नहीं मिलते हैं। खोने के बाद में बेचारे रिपोर्ट लिखाते हैं, उनसे रसीद मांगते हैं, रसीद ले जाते हैं, सब कुछ मांग लेते हैं, CCTV फुटेज मांग लेते हैं, वो भी बेचारे लेके चले जाते हैं। लेकिन हमारी जो पुलिस है वो उनको नहीं कर पाती है। वो इसलिए नहीं कर पाती कि हमारे यहां संसाधन उस पुलिस के पास नहीं है जी। अब ये संसाधन हर थाने में अगर उपलब्ध हो तो उसके लिए साइबर क्राइम को जानने वाला व्यक्ति थाने में पोस्टेड हो, वो तुरंत उसका काम ही यह रहे कि अगर मान लीजिए आदर्श नगर थाने के अंदर 10 मोबाइल खो गए हैं तो उन 10 मोबाइल को ट्रेस आउट करे, उसका काम ही ये होना चाहिए अपराधों को ट्रेस आउट करने का। लेकिन एक बात और मैं जानना चाहता हूं। हाँ जी बताइए। मैं आज जब ये चर्चा चल रही थी तो विधानसभा में ये सारी तमाम बातें मैं सुन रहा था, कुछ एमएलए ने एक बात और कही कि गंभीर नेचर के जो केसेस होते हैं भी, वो भी सरकारें आती हैं, उनको एक कोई क्राइटेरिया नहीं है, उनको विड्रॉ कर लेते हैं। कहीं पे मैं तो बलवाई कहूंगा, कहीं पे अगर एक झुंड जाकर के कहीं पे तोड़फोड़ कर देता है, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है, पब्लिक के व्हीकल्स को तोड़फोड़ कर रहे हैं, लेकिन फिर उन केसेस को वापस ले लेते हैं। अभी विधानसभा में जब चर्चा चल रही थी, रेप केस, लूट, चोरी, शराब, इनसे जुड़े केसेस भी वापस ले लिए गए। 32 केस या 40 केस कुछ ऐसे थे, हाँ गंभीर मामले, बाकायदा FIR के साथ संयम लोढ़ा ने बताया। तो ये क्या हो रहा है? अगर वास्तव में किसी के खिलाफ आपने मुकदमा दर्ज किया, आप कह रहे हैं कि हाँ प्रूव्ड क्राइम है ये, उसके बावजूद वापस ले लेते हैं। गवर्नमेंट किसी की भी हो, हम किस दिशा में जा रहे हैं? देखो योगेंद्र जी, ये सरकार को जो अधिकार दिए हुए हैं ना, एक तो चालान के आदेश, जब चालान पेश हो तो सरकार उसमें अनुमति दे, चालान पेश नहीं हो तो सरकार उसमें अनुमति दे, उसके अंदर अगर FIR विड्रॉ करनी हो तो सरकार करा सकती है। ये सरकार जो बला है ये सबसे बड़ी परेशानी है। अब आप बताइए, जबकि उसके अंदर आदमी FIR लॉन्च कराता है लेकिन सरकार वर्सेस अपराधी कहलाता है और सरकार उसको विड्रॉ कर लेती है, परिवादी बैठा रह जाता है, दूसरे छूट जाते हैं। जैसे मान लीजिए अभी SC/SC के जो सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चला था, उसमें हमारे जयपुर में भी जो है एक धरना प्रदर्शन हुआ था बहुत जबरदस्त, और उसके अंदर तोड़फोड़ हुई थी, उसमें मुकदमे दर्ज हुए। अब मुकदमे दर्ज हुए हैं, उससे पहले ट्रेनें रोकी गई, जो जाट जाति के लोग हैं उनको आरक्षण के संबंध में उन्हें थाना चौकी जला दिए गए, गुजर आंदोलन में हो गए हैं। इस प्रकार के उसके अंदर भी जितने थे तो उन्होंने वो सरकार ने विड्रॉ कर लिए। अरे भाई, किसी की गाड़ी जल गई है तो उसको क्या कहते हैं ये कि इंश्योरेंस से ले लो आप, अगर आपकी गाड़ी जल गई तो हमारी रिपोर्ट दे देना और आपको गाड़ी का इंश्योरेंस मिल जाएगा। ये कोई तरीका होता है? उस आदमी की मेंटल परेशानी भी होती है, उसको कौन भुगतेगा? है, दुकानों के शटर तोड़ देते हैं, ग्लासेस तोड़ देते हैं जी। एक बात और जानना चाहता हूं, क्या वास्तव में भी अधिकार देना चाहिए कि अगर सार्वजनिक संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचाता है तो पैसे उसी से वसूल किए जाने चाहिए? देखिए, कायदा तो है, यूपी में क्या है? यूपी के अंदर उन्होंने क्या किया है कि जो ऐसे बलवा के संबंध में जो एक्ट बने हुए हैं उसी में उन्होंने धारा जोड़ी है, और उसमें जोड़ते हुए ये कहा है कि बलवाई जो है, अगर वो संपत्ति उन्होंने उसका नुकसान किया है तो उनसे वो संपत्ति वसूल की जाए। और इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के पुराने निर्णय हैं इस संबंध में, तो उन्होंने उसका हवाला भी दिया है कि सुप्रीम कोर्ट भी ये चाहती है कि जो बलवाई जिन्होंने बलवा किया है उनसे उस प्रॉपर्टी का वसूल किया जाए। अब वो कर रहे हैं। उन्होंने आज ही कोई 50 से ऊपर लोगों की फोटोएं जिनसे कि कलेक्शन करना है पैसा, जिनसे जुर्माना वसूल करना है, वहां यूपी के अंदर सब जगह लगाई है। एक बात और बताइए साहब, ये चर्चा काफी रही है कि
जैसे आपने कहा कि आर्म फोर्सेस और इनको सबको एक मिक्स अप कर दिया तो उसे पता ही नहीं लग पा रहा है। थाने की जो नफरी या पुलिस है उसको अलग और लॉ एंड ऑर्डर का अलग, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेटिव टीम है। तो ये लंबे समय से मैं सुन रहा हूं, एक पुलिस के वीकली ऑफ की बात मैं लंबे समय से सुनता आ रहा हूं। 22 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। मैं जब विधानसभा हवा महल में कवर करते थे तब भी अनुदान मांग पे भैरव सिंह जी के वक्त भी चर्चा होती थी, आज भी वही ट्रैक पे चल रहे हैं। तो वास्तव में इसकी आवश्यकता है कि या फिर कहीं से सुनकर के और हम चर्चा कर रहे हैं विधानसभा? नहीं साहब, ये सुन के चर्चा नहीं कर रहे हैं। बंबई में लॉ एंड ऑर्डर का इंस्पेक्टर अलग है थाने में। वहां पर एक 3-4 इंस्पेक्टरों के ऊपर एक इंस्पेक्टर है, वो है एसएचओ, इंचार्ज इंस्पेक्टर। उसके अंडर में इन्वेस्टिगेशन करने वाला इंस्पेक्टर अलग है, उसकी टीमें अलग हैं। वहां जो सीआईडी की है वो आईबी का भी एक इंस्पेक्टर है, उसकी टीम वहां अलग है। और लॉ एंड ऑर्डर का भी एक इंस्पेक्टर है जिसके पास अपना जाप्ता है। जो छोटे मोटे प्रदर्शन और जुलूस होते हैं तो वो उनसे कैरी कर लेता है और उनसे वो काम चला लेता है। अगर आवश्यकता पड़ती है तो वो अपने हेड इंस्पेक्टर को कहता है और वो फिर वहां के डीसीपी अन्य से लाइन से जाप्ता मंगा करके उसको लॉ एंड ऑर्डर करता है। यहां भी हम कर सकते हैं और बड़े आसानी से कर सकते हैं। हम अगर मान लीजिए इंस्पेक्टर नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि यहां क्या अजूबा है, एक अगर एसएचओ लग गया इंस्पेक्टर और दूसरा इंस्पेक्टर वहां लग जाएगा तो यहां अटपटा महसूस होगा, क्योंकि यहां चालू ही नहीं हुआ अभी। लेकिन बंबई में है तो यहां चालू करने में क्या दिक्कत है? आप एक लॉ एंड ऑर्डर का इंस्पेक्टर अलग कर दें। चलिए, आप इंस्पेक्टर नहीं दे रहे तो आप सब इंस्पेक्टर कर दें, लॉ एंड ऑर्डर का सब इंस्पेक्टर अलग कर दीजिए, उसको अपना 20 या 50 कांस्टेबलों की नफरी अलग दे दीजिए और आईबी का जो है उसके थाने वाइज पोस्टिंग करिए। थाने में वो रिपोर्ट देगा, थाने से जो थाने का इंचार्ज है वो अपनी रिपोर्ट डीसीपी को देगा, डीसीपी कमिश्नर को देगा और इसी प्रकार से ये पूरा सिस्टम चलता है। लेकिन हमारे यहां चूंकि ऐसा किया नहीं गया है, न किया जा रहा है। मान लो यहां एक इंस्पेक्टर लगा दिया आपने, अब नीचे उसके दूसरा चटक लगा दिया, तो वो चटक इंस्पेक्टर जो नीचे लगेगा वो उस एसएचओ को काम ही नहीं करने देगा। लेकिन वहां क्या है बंबई में कि जो सीनियर इंस्पेक्टर लिखा हुआ रहता है बोर्ड के ऊपर, सीनियर माने वो इतना ज्यादा सीनियर होता है कि नीचे उसके जो इंस्पेक्टर लगे रहते हैं वो उसको और नहीं कर सकते, उसके ऊपर जाकर के अपने आदेश प्रसारित नहीं कर सकते हैं, वो ऊपर के अधिकारियों से सीधी बात नहीं कर सकते हैं। वो इंस्पेक्टर इतना पावरफुल होता है जो वहां का बंबई का जो थाने का इंस्पेक्टर होता है। लेकिन हमारे यहाँ के इंस्पेक्टर तो उनकी पैंट कहां जा रही है, कमीज कहां जा रही है, केप कहां जा रही है। ये भी एक सवाल था कि हेल्थ का इश्यू जो है, सेहत का ध्यान नहीं रखा जा रहा है और किसी को भी लगाया जा रहा है। अरे साहब, सेहत का ध्यान आप बताइए, वजन देखिए, पेट देखिए, इनके ऐसे मोटे मोटे पेट हो रहे हैं। ये एक बार ट्रेनिंग करके आते हैं, दोबारा ट्रेनिंग ही नहीं होती है। एक बार फायरिंग करिए, दोबारा फायरिंग ही नहीं होती है। मैंने जिंदगी में मुश्किल से 3 या 4 बार फायरिंग करी है। पपला जी तो भागेंगे साहब, फिर पपला जी जैसे और भी भाग जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो जो फायर करते हैं ना, तब उनसे पिस्टल चलती है, वो झटका मारती है, गोली मारते कहां लग कहां जाती है। मेरी स्थिति ये है, मैं ये बताना चाहता हूं कि हथियारों की ट्रेनिंग जो थाने में पोस्टेड है, उनकी ट्रेनिंग कम से कम हर 6 महीने में 5 राउंड फायर तो करके आवे। होता था चांदमारी के लिए सब टीम गई। अजी आप होता क्या हूं चांदमारी में, पता आपको? अजी एक आदमी से 10 फायर करा लिए, 5 योगेंद्र जी के नाम से फायर करा दिया, 5 रमेश के नाम से फायर करा दिए और उसमें लिख दिया। क्यों? क्योंकि साहब थाना चलाना इंपोर्टेंट है, थाना छोड़ नहीं सकता। अब वो कहते हैं साहब इन्होंने भी फायर कर लिए, उन्होंने फायर कर लिए, जबकि फायर हुए ही नहीं है। तो फायर करने के लिए इनको सिस्टम बनाना पड़ेगा। अब जैसे डीजी ने एक आदेश निकाला है कि जिनको 8 साल हो गए ट्रेनिंग किए हुए, बंद कर दूं क्या? 8 साल अगर ट्रेनिंग करे हुए हो गए हैं, वो दोबारा से उनकी ट्रेनिंग करी जाएगी। वहां पर पुलिस आरपीएम में उनको ट्रेनिंग में भेजा जाएगा और अब 8 साल के बाद उनको ट्रेनिंग करी जाएगी, दोबारा से उनका रिफ्रेशर कोर्स होगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं एक बात और जानना चाहता हूं, समय कम है, मैं ये और जानना चाहता हूं कि राजनीतिक और अपराध के गठजोड़ की बात बहुत बार कही जाती है, क्या वास्तव में सच्चाई है ये? देखिए साहब, इसमें
जो कमजोर पुलिस वाले होते हैं उनके लिए तो ये लागू होता है, और जो दमदार पुलिस वाले होते हैं, ईमानदार पुलिस वाले होते हैं, उनके लिए ये कोई मायने नहीं रखता। मैंने कांग्रेस शासन में भी राज किया है, मैं वहां पोस्टेड रहा हूं, बीजेपी के राज में भी पोस्टेड रहा हूं। अब मुझे बताइए, बीजेपी के राज में कोटा में 5.5 साल तक मैं ट्रैफिक इंस्पेक्टर रहा, और फिर जैसे ही कांग्रेस गवर्नमेंट आई है उसके बाद मुझे शांति धारीवाल जी ने वापस वहां ट्रैफिक में लगवा दिया। तो मैं ये बताऊं आपको कि जो काम करने वाला है और जो ईमानदार है और मेहनत से काम करना चाहता है, उसके ऊपर कभी भी राजनीतिक दबाव नहीं आते। मेरे ऊपर तो कभी भी कोई राजनीतिक दबाव नहीं आया, और मैं मानता हूं कि इसी प्रकार से जो मजबूत अधिकारी हैं उन पर कभी कोई राजनीतिक दबाव काम नहीं करता है, वो ईमानदारी से काम कर सकते हैं। लेकिन जो चापलूस पुलिस के अधिकारी होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, जो नाजायज पैसा कमाते हैं, जो राजनेताओं के कहने से किसी को बंद कर देते हैं, किसी को छोड़ देते हैं, वो अधिकारी जो है इस प्रकार की गंदगी फैलाते हैं, उन अधिकारियों को बदनाम होती है, लगाना नहीं चाहिए, और इसी वजह से पुलिस बदनाम होती है। तो चलिए, विधानसभा में राजस्थान पुलिस के उस फेज पे भी चर्चा हुई, उसकी कमियों पे भी चर्चा, और साथ में वास्तव में पुलिस के लिए होना क्या चाहिए, इस पे भी काफी सुझाव सदस्यों ने दिए। तो चलिए, आज खास खबर में हम इतना ही रखेंगे, और आपका जोशी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।